पिछले कुछ सालों में हमें इंग्लिश के पेपर में काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिले और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले टाइम पर भी इंग्लिश का पेपर टफ होगा। एक तो पेपर लेंदी होता है और दूसरा पेपर काफी इमेजिनेटिव होता है जिसमें आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। कोविड के पहले की सिचुएशन और थी और कोविड के बाद की सिचुएशन बहुत और है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ रट करके आप चैप्टर्स को अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप कंपटीशन का हिस्सा बनो। अब सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप क्रिएटिव बनो, इमेजिनेटिव बनो और आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो। और यही वजह है कि वो इंग्लिश में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर दे रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि जब आप 12th के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का पार्ट बनना पड़ता है। सो क्यों ना अभी से ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करी जाए, ये सीबीएसई ने सोचा और यही वजह थी कि उसने ये पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी पढ़ने के लिए, आज ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिस भी जगह से आप इस सेशन को देख रहे हो मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं और आपने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या नहीं कर दी। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबाका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्लास 12 के सीबीएसई के इंग्लिश पेपर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। देखो, इंटरनल को लेकर के बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होता है कि वो मार्क्स ले आएगा, लेकिन जो आपका थ्योरी पेपर होता है, एक्सटर्नल पेपर होता है जिसको आप देने वाले हो फरवरी में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ होने वाला है क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चे को नहीं पता होता कि कैसे उसे क्रिएटिविटी के साथ लिखना है, कैसे उसको अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स इंप्रूव करनी है और कैसे उसको पेपर में लिखना है। क्योंकि बच्चा पढ़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन शायद उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है लिखने में कि कहां से शुरू करूं, कहां पे एंड करूं। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है, राइट, कितने मार्क्स का होने वाला है, कैसे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करोगे और आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे आप बहुत ही इजीली इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो इन योर इंग्लिश पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंग्लिश कोर का जो पेपर है आपका, वो ऑल टोटल 100 नंबर का होता है जिसमें 80+20 का डिवीजन होता है। 20 आपके इंटरनल्स होते हैं जिसमें 5 मार्क्स लिसनिंग, 5 मार्क्स स्पीकिंग और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाते हैं। तो आप क्लास वर्क अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड, आपका जो पेपर होता है वो एक्सटर्नल पेपर होता है, आपका थ्योरी पेपर, जो कि आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होता है और ये 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रीडिंग, देन आता है आपका राइटिंग और फिर आता है आपका लिटरेचर। अगर आप नोटिस करोगे तो रीडिंग आपका 22 नंबर का है, राइटिंग आपका 18 नंबर का है और लिटरेचर आपका 40 नंबर का है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से आपका मार्क्स कवर हो रहा है तो वो आपका लिटरेचर सेक्शन है। बट लिसन, सीबीएसई ने इसको मुश्किल कर दिया है आप लोगों के लिए अब, क्योंकि इसमें अब रटे रटाए आपने जो आपने स्टोरी पढ़ ली, वन शॉट पढ़ लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप आंसर्स में कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो 2-2 चैप्टर से मिक्स उठा लेते हैं, वो राइट पोएम्स और चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं और आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि बताओ इसको कैसे लिखना है। सीधी सी बात बोलूं तो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट आ रहे हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करने में बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ लेता है, बच्चा क्वेश्चन को समझ भी लेता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि लिखना कैसे है। तो जब तक आप वो लिखने की स्किल सीखोगे नहीं ना बेटा, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे आप इंप्रूव करोगे वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली। सेम आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन भी है। रीडिंग सेक्शन में भी आपको जो पैसेजेस दिए जाएंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे। आपको लगेगा है ही क्या, एमसीक्यू ही तो है, क्वेश्चंस डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन आपको लगेगा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आपको एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। यही तो कॉम्पिटिशन बेस्ड अप्रोच है। यही तो आपको तैयार करवाना है कि 12th का बच्चा जब बाहर निकलेगा और कंपटीशन वर्ल्ड में उतरेगा तो वो कैसे सोचेगा, कैसे एनालाइज करेगा और कैसे पेपर वर्क करेगा। तो 22 नंबर का रीडिंग सेक्शन, 18 नंबर का राइटिंग सेक्शन और आपका 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें अगर हम रीडिंग की बात करें तो आपके 2 पैराग्राफ्स आते हैं 12+10 के कॉम्बिनेशन में, 700 से 750 वर्ड के होते हैं ये। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और साथ ही साथ में आपको शॉर्ट आंसर्स टाइप भी क्वेश्चन दिए जाएंगे,
जिसमें आपको 40 से 50 वर्ड के आंसर्स में अपने पूरे के पूरे कंप्लीशंस करने पड़ेंगे। और देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लग रहा है कि सीधे सीधे आप क्वेश्चन पढ़ करके आंसर कर दोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इजी क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा, इक्का दुक्का, लेकिन अगर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखोगे तो भरमार आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। और आप जब तक उनके एलिमिनेशंस नहीं करोगे, पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको समझोगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाओगे। फिर आता है आपका शॉर्ट आंसर्स राइटिंग टास्क। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैराग्राफ में से सीधे सीधे क्वेश्चन उतार करके दे दिए जाएंगे, इसका आंसर लिखो, जो पहले आता था कोविड के, वो अब नहीं होने वाला है। आपको वो मिक्स्ड इन मर्ज करके क्वेश्चन देगा, आपसे बोलेगा बताओ पैराग्राफ का थीम क्या है, आप इसका टाइटल क्या दे सकते हो, आपके हिसाब से अगर ये होता तो कैसा होता, राइट। तो आप सोच रहे हो आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स को इंप्रूव किया जा रहा है। बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत टफ कर दिया, ये मेरे लिए अच्छा है या खराब है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो खराब तो है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो रट करके जाते हैं पेपर को, उनको नंबर लाने में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं, क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कंपटीशन वर्ल्ड में उतरना है, मुझे आगे अच्छा करना है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी अप्रोच है। और सीबीएसई ने शायद इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि बच्चों को आने वाले टाइम पर दिक्कत ना हो। तो बेटा वो रटे रटाई कॉन्सेप्ट्स को अब आप छोड़ दो, अब आप वर्क करो अपनी इमेजिनेशन स्किल्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पर। वो कैसे करना है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी उससे पहले हम बात करते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन की, जो कि 18 नंबर का आता है। इसमें भी लॉन्ग आंसर राइटिंग और शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क आपके आते हैं। 50 वर्ड्स में आपको नोटिस और इनविटेशन लिखना होता है, जो 4-4 नंबर का आता है। इनविटेशन के साथ उसका रिप्लाई भी लिखने के लिए आ जाता है। लेकिन लॉन्ग आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में आपकी चॉइस आती है। लेटर राइटिंग में 2 लेटर्स आते हैं, लेटर टू एडिटर या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब, जो आपको 120 से 150 वर्ड्स का लिखना होता है। आपको वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना होता है, फॉर्मेट का खास ख्याल रखना होता है, कंटेंट क्या लिख रहे हो बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर करती है, आपकी ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग एरर गलत नहीं होने चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी बच्चा क्रिएटिव कितना है, वो बच्चा कैसे स्टार्ट करता है, कैसे उसको डिटेल करता है और फिर कैसे एंड करता है, ये बहुत मैटर करता है। और यही वजह है, अब बच्चा बोलेगा मैंने भी लिखा था आंसर, मेरे दोस्त ने भी लिखा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त को ज्यादा मार्क्स मिले, मुझे कम मार्क्स मिले। तो बेटा देखो लिख क्या रहे हो, आप लिख क्या रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप जब लेटर लिख रहे हो तो आपके एग्जाम में लेटर फॉर्मल लेटर आ रहा है, जब एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख रहे हो तो कवर लेटर और रिज्यूमे आपको दोनों लगाना है। तो अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो आपके मार्क्स तो कटेंगे ही। इन्विटेशन में क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है या इन्विटेशन लिखना है, इन्विटेशन भी बॉक्स वाला लिखना है या फिर आप लोगों को लेटर फॉर्मेट में लिखना है। जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। अच्छा होता क्या है, बच्चे के लिए नोटिस और इन्विटेशन ईजी होता है, लेकिन वो फंस जाता है आर्टिकल और लेटर राइटिंग में, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है, आपने स्टार्टिंग करनी है, आपने डिटेलिंग करनी है, आपने एंड करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपकी नॉलेज ऑफ ग्रामर अच्छी हो, नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी अच्छी हो। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं है, अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशंस नहीं है, अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, तो आप एक अच्छी अप्रोच के साथ अपने सेंटेंसेस को नहीं लिख सकते, आप प्रॉब्लम फेस करोगे, राइट। फिर आता है आपका लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन आपका 40 नंबर का है। फ्लेमिंगो से आपके 27 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जहां अगर आप देखोगे विस्टास से आपके 13 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। 2 मार्क क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 40 से 50 वर्ड में आपको कंप्लीट करने होंगे, जबकि 5 मार्क्स जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 120 to 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, चलो ऑन द फेस ऑफ इट में एम हैमिल के बारे में लिखो, है ना, डेरी के बारे में लिखो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन है हैमिल, कौन है डेरी, क्या है उनका कैरेक्टर। ये पुराना फॉर्मेट हो चुका है। अब वो आपके साथ खेलेंगे। हो सकता है आपको ऑन द फेस ऑफ इट वो इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर उसको कनेक्ट कर दें इंडिगो से, फिर उसको कनेक्ट कर दें वो गोइंग प्लेसेस से। सो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपको अगर दोनों ही चैप्टर्स के थीम्स नहीं पता होंगे, दोनों ही चैप्टर्स की डिटेलिंग्स नहीं पता होंगी, तो आप दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये चीज है कि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर का रेफरेंसेस तो चाहिए ही चाहिए होगा, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप लिखना स्टार्ट कैसे करो, आप क्वेश्चन को लिखते लिखते उसको एंड कैसे करो, उसमें आपको क्या कनेक्टेड फील हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे वो क्वेश्चन को घुमाएगा। तो पढ़ना, समझना, लिखना, 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फ्लेमिंगो की बात करते हो तो उसमें आपको प्रोज और पोएट्री सेक्शन मिल जाता है। विस्टास एक आपकी कंप्लीट बुक है, इसके कॉम्बिनेशंस में ही आपको
एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। आपको ये भी पता होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बच्चा सोचता है ऑब्जेक्टिव तो मैं यूं कर लूंगा तड़ातड़, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो आपको वहां पर घुमाएंगे। तो जब तक आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, डिटेलिंग नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, एलिमिनेशन नहीं करोगे, तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि आपका चाहे फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन हो जिसमें लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो भी आपको करने हैं बहुत सोच समझ करके, तो आप उसे कैसे एलिमिनेट करो, कैसे डिटेलिंग करो, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ सेशंस में जुड़ना पड़ेगा। आप पोएट्री सेक्शन में देखो मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड्स, आंट जेनिफर्स टाइगर। फिर आप विस्टास में आओ, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में 2 स्टोरीज हैं आपकी, एक जटकाला सा की और एक मामा की है। तो दोनों ही स्टोरीज से क्वेश्चंस आपके बन करके आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। मैंने बार बार बोला इस चीज को एम्फेसिस करके, पेपर टफ लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो रट करके जा रहा है उसके लिए पेपर करना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर कोई इमेजिनेटिव स्किल्स नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप सोचो पिछले साल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके 40% रखे गए थे, इस बार वो 40 से बढ़ा करके 50% कर दिए गए हैं। तो पिछली बार जो आपके 32 मार्क्स के क्वेश्चंस अराउंड आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते थे, अब आपके 40 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, राइट। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका 2 चैप्टर उठा करके मिक्स कर देगा, 2 पोम उठा करके मिक्स कर देगा और आपको सोचवाएगा। आप सोचो और फिर सोचने के बाद उसको लिखो कि क्या हो सकता है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपका एक चैप्टर था, सबसे पहला चैप्टर जिसमें लिखा गया था द लास्ट लेसन। अब अगर आप लास्ट लेसन में देखोगे तो आपको मेल पूरा चैप्टर है उसमें क्या दिखाया गया है? शॉविनिज्म दिखाया गया है नेशन को लेकर के, कि लोग अपनी लैंग्वेज को, अपनी चीजों को कितना पसंद करते हैं। वहीं अगर आप चले जाओगे एक और पोम में, ठीक है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर, अगर आप वहां पर जाओगे तो वहां पे मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी को दिखाया गया है। तो आपका लास्ट लेसन को वो कनेक्ट कर देगा माय मदर एट 66 के, कि दोनों ही चैप्टर्स में या एक चैप्टर और एक पोम में फ्लेमिंगो के आपके क्या बताया गया है? कनेक्टिविटी दिखाई गई है, शॉविनिज्म, ठीक है ना। एक तरह की डोमिनेंस आपको दिखाई गई है, एक आपको ऐसी अप्रोच दिखाई गई है जहां पर लोग अपनी ही चीजों को पसंद कर रहे हैं, अपनी चीजों को लाइक कर रहे हैं, राइट। तो कैसे आपके ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपके हिसाब से किस तरह का शॉविनिज्म दोनों चैप्टर्स में दिखाया गया है, और आपके हिसाब से जो प्रेजेंट एरा है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, उसमें शॉविनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो आपको क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है शॉविनिज्म क्या होता है। अब जिस बच्चे ने खाली ऊपर वन शॉट पढ़ लिया वो कैसे कर पाएगा? अब वो पूछ रहा है कि बताओ दोनों चैप्टर्स में कनेक्शन क्या है। तो जब तक आप सोच नहीं पाओगे तब तक आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर पाओगे, है ना। फिर आपसे पूछ रहा है कि आज के टाइम पर वो सही है या नहीं सही है। तो जब तक आपको शॉविनिज्म पता नहीं होगा आप कैसे करोगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपके वो जो 40 नंबर हैं वो गड़बड़ाए नहीं, उसमें आपके मार्क्स कम ना आए। और आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप प्रॉपर रेगुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आप देखोगे मैं अभी PYQs करवा रही हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन जब आपको करवा रही हूँ तो हर रोज मैं क्वेश्चन देती हूँ कि बेटा कल ये आपको करना है। अच्छा, मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपकी क्लासेस में, कि अगर मैं आज आपको क्वेश्चन दे रही हूँ तो अगले दिन मैं उसका आंसर लेकर के आऊं, कि इस तरह से बेटा में डिटेलिंग करनी है। अब इसमें आपका लेटर भी बनाने के लिए आपको बोल सकता है, वो डायरी एंट्री भी आपको बनाने के लिए बोल सकता है, स्पीच लिखने के लिए आपको बोल सकता है, आर्टिकल राइटिंग करने के लिए बोल सकता है, रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए बोल सकता है। तो बच्चे का दिमाग खराब होगा कि मैम एक तो हमें राइटिंग सेक्शन में राइटिंग करनी है और फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स में भी राइटिंग सेक्शन करना है, लेटर राइटिंग करनी है, डायरी एंट्री लिखनी है, जो कि हमें डायरी एंट्री का तो फॉर्मेट ही नहीं पता। तो अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाह रहे हो बेटा, तो आपको ये सारी चीजें मेरी क्लासेस में मिलेंगी। आपको पूरी क्लासेस की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाने वाली है साइंस अड्डा के चैनल पर, और आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेलिंग के साथ मिलेगी। तो जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उसके मेन पॉइंटर जरूर पढ़ना, थीम जरूर पढ़ना, कंफ्यूजन जरूर पढ़ना, मैटर करता है वो, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हो। विकैबुलरी मैटर करेगी, कैरेक्टर्स मैटर करेंगे, बहुत जरूरी है वो। और फिर आपके फॉर्मेट्स मैटर करेंगे लॉन्ग आंसर्स में, कि आप किस तरीके से शुरू कर रहे हो, किस तरीके से एंड कर रहे हो, क्या प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन ये किस तरीके से मैं आपको क्लासेस में करवाने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑब्वियसली चैप्टर्स लर्न करने हैं,
आप लोग को जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो वो करने। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको क्लासेस में दूंगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स और एडिशनल पेपर पिछले 3 साल के लगा लो, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मतलब उसमें दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको कॉम्पिटेंसी है भी और नहीं भी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो आप दोनों के लिए तैयार होगे। फिर आपको थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा बेटा, यू शुड बी गुड एट ग्रामर, यू शुड बी गुड एट वोकैबुलरी। और ग्रामर एक दिन में अच्छी नहीं होती, वोकैबुलरी एक दिन में अच्छी नहीं होती, आपको टाइम देना पड़ता है। अभी नवंबर है आपके पास, नवंबर मतलब ऑलमोस्ट नवंबर चला गया है आधा, आपके पास 15 दिन नवंबर के हैं, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, फरवरी में तो आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। मान के चलो आपको 15 दिन का टाइम और मिल जाएगा, ये 21, 22, 23 के बीच में आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। ऑब्वियसली पहले ही उन्होंने आपको डेट अनाउंस कर दी है कि इस तारीख से आपके इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स होंगे, राइट। तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि 21 से लेकर के 25 के बीच में आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो हो जाएगा, राइट। फिर आप आ जाओ यहाँ पर, आप लर्न कैसे करो। बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरी स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है, मेरे ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं, मैं कैसे सीखूं। तो आप बेटा ना लर्न करोगे लिख लिख करके, जिसमें आप सबसे ज्यादा खुदाई करते हो। इंग्लिश को आप सबसे लास्ट में उठाते हो, लेकिन अब बच्चों को समझ में आने लगा है पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है, तो मुझे ये गलती नहीं करनी है कि मैं लास्ट में पढ़ूं। जितनी जल्दी आप लिख लिख करके पढ़ना शुरू कर दोगे, आपकी स्पेलिंग एरर्स भी इंप्रूव होंगे, आप देखोगे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ में आप ये भी देखोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज भी अच्छे हो रहे हैं। आपको लिखना आ गया, आप स्टार्ट कहाँ से करो, डिटेलिंग कहाँ से करो, एंड कहाँ से करो, आपको ये समझ में आ गया। और फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप रेगुलर क्लास लो ना, क्लासेस अटेंड करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। सो प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज को कवर करना है इन द क्लासेस, क्योंकि अगर आप क्लासेस में ये कवर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी कई सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। सो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग क्लासेस में रेगुलर रहिए, क्लासेस में जो हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं उन्हें वॉच करिए, और बहुत अच्छे से एक एक वीडियो को देखिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपडेट्स भी मिलती रहती हैं, और साथ ही साथ में आपको हर एक टीचर बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा रहा है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है। सो जस्ट बी रेडी फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। इंग्लिश एग्जामिनेशन में मैं आप लोगों के साथ मिलकर के आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी और आपको फुल आउट ऑफ फुल दिलवाऊंगी। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और क्या आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी है या नहीं।